मेरे छोटे किसान की बात है, वहां कोई अनुदान की कोई प्रक्रिया ही नहीं। साथियों, जब उन्होंने 15 रुपए वाला सेब अपने यहां रोकना शुरू किया, हमने उन तमाम प्रोक्योरमेंट हाउसेज के सामने भी धरने दिए, ये कहने के लिए कि आप व्यापार करें, व्यापार की दृष्टि से व्यापार करें, इस दृष्टि से ना करें कि जो मेरा 15 रुपए का सेब जो आप अपने पास रख रहे हो वो गुंडागर्दी बोल सकते हैं आप उसको, वो उस 15 रुपए के सेब को आपको वापस नहीं देता है, वो कहता है कि ये मेरे पास रहेगा। और जो दाम की अगर बात करें, जब अदानी साहब बहुत पहले आए थे, बहुत अच्छे दाम खुले थे, हमारे किसानों को बहुत फायदा हुआ था। इस साल दाम में लगातार वो गिरावट करते रहे। जैसे ही अदानी का जो है बाजार खुलता है, पूरे देश के अंदर पूरा बाजार धड़ाम से गिर जाता है। आप इस बात को समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा खेला है ये, जो सरकारें हैं लगातार पूंजी के बड़े घरानों के आसपास बिकी हुई है, इसीलिए ये बाजार नीचे गिरता है। साथियों, जहां सस्टेनेबल खेती का सवाल है कि हम इसको किस तरह से टिकाऊ बनाएं, उस टिकाऊ खेती को बनाने के लिए हमें लगातार सप्लाई चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। सप्लाई चेन का मतलब यह हो गया कि अगर 10 पिक खनेठी से निकलती है, 10 पिक प्रसाद से निकलती है, 10 पिक मेरी क्यारी से निकलती है, मार्केट के अंदर 100 पिक पहुंच जाती है, अर्थी या जो खरीदार है वो ये कहता है कि अब तो स्लंप आ गया जी, अब बाजार आपका 1500 से 1200 में आ गया। निश्चित तौर पर वो एक डिमांड तो खड़ी रहती है, लेकिन जब हमारी सप्लाई वहां पहुंचती है तो वो हमें कहता है कि आपकी जो है मांग कम है, सप्लाई ज्यादा है, हम आपको रेट दे नहीं पाएंगे। इसीलिए उस बात को तोड़ने के लिए हमें सप्लाई चेन को ब्रेक करना है। लेकिन सप्लाई चेन कब ब्रेक होगी? जब मेरे किसान के घर में छोटा छोटा सीए स्टोर, चाहे वो 200 पेटी का हो, चाहे 500 पेटी का हो, चाहे 1000 या 1200 पेटी का हो, जितनी उसकी क्षमता है उन छोटे सीए स्टोरों को बनाने के लिए। लेकिन विडंबना क्या है, अभी बागी का जो क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र है, सेब बहुल क्षेत्र है, मैं कुछ युवाओं से मिला, उन्होंने वहां सीए स्टोर लगाने का प्रयास किया। उन सीए स्टोर के अंदर जब उन्होंने 20 से 21 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, जब वो सब्सिडीज के लिए विभिन्न विभागों के अंदर गए, चाहे वो फूड एंड प्रोसेसिंग विभाग था, चाहे वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड था, चाहे वो स्टेट हॉर्टिकल्चर बोर्ड था, लेकिन उन्हें कहा गया कि माइक्रो लेवल के अंदर कोई भी हमारे पास नीति नहीं है। अगर आपको सीए स्टोर लगाना है तो मैक्रो लेवल पे लगाया जाए। मैक्रो का मतलब हो गया बड़े स्तर पे लगाया जाए, जो किसान के बस की बात नहीं है। इसीलिए नीतिगत बदलाव की बात हम कर रहे हैं। ये लगातार आपके बीच में जो प्रत्याशी आएंगे, हमारे उनसे व्यक्तिगत तौर पे बहुत मधुर संबंध है। चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, चाहे भाजपा के प्रत्याशी की बात करें, व्यक्तिगत रूप से मैं इस खेती और बागवानी के बारे में कई बार उनसे चर्चा कर चुका हूं। मैं उनका विरोध व्यक्तिगत तौर पे नहीं करूंगा, लेकिन नीतिगत विरोध के लिए अगली पंक्तियों में रहूंगा। सवाल यह है कि आप विधानसभा के अंदर है, आप जो है लोकसभा के अंदर है, नीतियां कौन बनाएगा? वो लोग जो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा के अंदर है, नीति का निर्माण वो करेगा। लेकिन नीतियां लगातार उन पूंजी के बड़े घराने के पक्ष में बन रही है। इसीलिए 80 से 90% का अनुदान वो जो अदानी अंबानी या चाहे वो देवभूमि है, चाहे कोई एग्रोफ्रेश है, उन्हें दिया जा रहा है। जहां मेरे किसान की बात है, उसके लिए कोई नीति का निर्माण नहीं है। आप जो है पूर्णतः जो है उनके हाथों की गुटपुतली बनी रहोगे और सदैव शोषित होते रहोगे उन बड़े बड़े आर्थियों और उन बड़े बड़े पूंजी के घराने का। हम कहते हैं अगर आपने छोटे छोटे सीए स्टोर का निर्माण करना है, उसके लिए हमारी पार्टी, हमारे कोई विधायक जो विधानसभा के अंदर जाएंगे, नहीं भी जाएंगे, विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर लगातार उन छोटे छोटे सीए स्टोर को बनाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और आपकी लड़ाइयों को सड़कों में लड़ेंगे, गलियों में लड़ेंगे, बूथों में लड़ेंगे, ताकि मेरा छोटा किसान सुरक्षित हो। साथियों, हम स्वागत करते हैं दोनों सरकारों का, जिन्होंने प्रयाग के अंदर एक क्रशिंग यूनिट लाया है। उस क्रशिंग यूनिट के अंदर जूस तैयार होगा, जैम तैयार होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब उस क्रशिंग यूनिट के अंदर एक एप्पल की अच्छी वाइन, एक एप्पल का अच्छा साइडर तैयार होगा, तो निश्चित तौर पर ये जो स्पिरिट से बनने वाली शराब जो माफिया यहाँ आपकी दुकानों में बेच रहा है, आपने मंडी के अंदर देखा किस तरह से अवैध फैक्ट्रियां जो है लगातार स्पिरिट से जो है गलत शराब बनाकर मेरे चिरागों को बुझाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए हम इस बात का भी दबाव बनाएंगे कि मेरा जो बी ग्रेड सी ग्रेड सेब है वो उसे ऊंचे दामों पे वहां खरीदे और उसका एप्पल साइडर, और उसके साथ साथ आप जो उसका एक अच्छे किस्म की वाइन, एक्सपोर्ट क्वालिटी की वाइन बनाएं और जो है मैंडेटरी करें इन शराब के टेकों पे कम से कम 20% सेब की जो वाइन है वो यहाँ बेची जाए, ताकि मेरा जो हल्का सेब है वो कृषि यूनिट में जाकर वहाँ वाइन में तैयार होकर जो है यहाँ बिके और मेरे एक रेट के सेब को ऊंचा दाम मिले। इसके लिए नीति का निर्माण करना पड़ेगा। नीतियां नहीं है, उसके साथ साथ
जहाँ वर्षा जल संग्रहण के प्रबंध की बात है, हमारे यहाँ जो है सघन खेती की तरफ एक प्रयास किया जा रहा है। अगर हमने अपनी आय को दुगना करना है तो निश्चित तौर पे हमें सघन खेती की तरफ जाना पड़ेगा। पड़ोसी राज्यों उत्तरांचल के अंदर देखें आप, साथ में लगता है हमारा जम्मू कश्मीर का राज्य है, वहां लगातार किसानों को जो है 70 से 80% अनुदान जो है सघन खेती पर दिया जा रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, 1134 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक पोषित वो प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, धरातल पर कुछ नहीं हो पा रहा। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे किसान को भी सघन खेती के अंदर 70 से 80% अनुदान देना है। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे और विरोध करते रहेंगे उन नीतियों का जो मेरे किसान के खिलाफ है। अन्यथा हमारा क्षेत्र के अंदर हम कहते हैं दुगनी आय होगी, लेकिन किस तरह से होगी? जब यह सघन खेती के अंदर हमें अनुदान मिलेगा तो उस तरह से जो है मेरी आय दुगनी होगी। साथियों, एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा जिसको आज तक किसी भी सरकार ने नहीं उठाने का प्रयास किया। मेरा युवा, मेरा नौजवान, मेरा बच्चा लगातार ड्रग्स एडिक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ ये ड्रग्स पैदा नहीं हो रही है, मेरे क्षेत्र के अंदर नहीं है, मेरे देश के अंदर नहीं है। आप देखें, पूंजी का बहुत बड़ा, विश्व का बड़ा मालिक हमारी सरकारों को खरीद लेता है, उसको पैसे देकर खरीद लेता है। मुंद्रा पोर्ट, जिसे आप समझते हैं कि हमारा जो है सार्वजनिक पोर्ट था, उसे अदानी को बेचा गया। उस मुंद्रा पोर्ट के अंदर लगातार बड़ी बड़ी खेपें जो है स्मैक की और हेरोइन की आ रही है, अरबों रुपए की खेपें वहां पहुंची। आप सब लोग, मेरे इस क्षेत्र के लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से जो है अभी तक ये मालूम नहीं है कि वो ड्रग्स है किसकी है। देखिए विडंबना, हमारे यहाँ सीबीआई है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया कोई भी आदमी कि किसकी वो सप्लाई आती है। तो निश्चित तौर पर वो सप्लाई मेरे छोटे बच्चे के पास पहुंचती है, वो बच्चा उसकी गिरफ्त में आ जाता है। हर अभिभावक, हर माँ बाप को चिंता का विषय हो जाता है। विडंबना ये है कि मैं वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हूँ। मैंने 2 या 3 बार लगातार प्रस्ताव पारित करवाए जिला परिषद से, सरकार को भेजे कि मेरे पूरे प्रदेश के अंदर एटलीस्ट 12 जिले हैं, उन 12 जिला के अंदर कहीं ना कहीं हर जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक रिहैब सेंटर होना चाहिए। जो रिहैब सेंटर है वो लगातार प्राइवेट लोग चला रहे हैं, वो कम से कम एक बच्चे से 1 महीने का 40 से 50 हजार रुपया किराया लेते हैं। वो मेरे जो आम किसान बागवान का जो बच्चा उसमें संलिप्त है वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। हम सरकारों से लगातार मांग भी करेंगे और इस बात को लेकर सड़कों से लेकर संसद से लेकर विधानसभा तक लगातार लड़ाई भी लड़ेंगे कि हर जिला मुख्यालय के अंदर जो मेरा बच्चा गलती से कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ गया है उसे वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पहले ही 1-1, 2-2 बच्चे हैं। हम जो है अन्यथा हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी कि अब जो है हॉस्पिटल के साथ जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां रिहैब सेंटर खोले, ताकि जो है बच्चा कहीं ना कहीं एक साइकेट्रिस्ट, एक एमबीबीएस, एक काउंसलर उस बच्चों को समझाने का प्रयास करे ताकि वो बच्चा मेरा वापस आए। साथियों, जहां तक महंगाई का सवाल है, बहुत जगह महंगाई लगातार बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि हमारी खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही है, दवाइयों की कीमतें लगातार बढ़ रही है, निश्चित तौर पर बढ़ रही है, लेकिन वो महंगाई का कारण नहीं है। आपको कारण समझना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि जो अनुदान आपको खाद पे दिया जाता था, जो सब्सिडी आपको दवाइयों पे दी जाती थी, वो लगातार कर्टेल की जा रही है, उसे लगातार खत्म किया जा रहा है। इसीलिए मेरा शेर खाद का कट्टा ऊपर उठ रहा है, इसलिए मेरे शेर की दवाई की कीमत ऊपर उठ रही है। वो जो सब्सिडीज है वो लगातार उन पूंजी के बड़े किसानों को दी जा रही है। जो मैं कह रहा हूं कि 90% अनुदान लेकर यहाँ बड़े बड़े सीए स्टोर बन रहे हैं। इसीलिए पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर लगातार किसानी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सल्यूट करना चाहूंगा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के उन तमाम किसानों को जिन्होंने लगातार 1 साल उस आंदोलन को लड़ा और उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया। मैं सल्यूट करूंगा उन 600 किसानों की शहादत को जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे ऊपर ये तीनों काले कानून जो हम पे इंप्लीमेंट होने थे उसे रोकने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसी किस्म के हमले किसानी और बागवानी पे होंगे। इस किसानी और बागवानी को बचाने के लिए यहाँ पूरे कोटगांव क्षेत्र के अंदर तमाम लोगों के बीच में आज हम कसम खाते हैं कि आने वाले समय में अगर मेरी बागवानी कहीं संकट में दिखेगी, हम अग्रणी पंक्तियों में उस बागवानी को बचाने के लिए खड़े रहेंगे। चाहे हम पर केस बने, चाहे हम पर गोलियां चले, और आश्वस्त करता हूं उन गोलियों को हमेशा छाती से सहन करेंगे, पीछे से सहन नहीं करेंगे। यही हमारा इतिहास है। इसी इतिहास को दोहराते हुए, भगत सिंह की शहादत को जानते हुए हम आपके बीच में आज सौगात लेते हैं। साथियों, पारिशाही आप हमें बड़े एहतियात के साथ सुन रहे हैं। मुद्दे बहुत थे, चाहे ओपीएस का मामला हो, चाहे जो है एमपीएस का मामला हो। ओपीएस के मामले के अंदर
हम लगातार इस बात को लेकर चले हैं। जब एक कर्मचारी जिंदगी के 25 से 30 वर्ष जो है अपने सरकारी दफ्तर में देता है, उसे निश्चित तौर पर जैसी उसकी बहाल होनी चाहिए। एक और जहां बेरोजगारी का सवाल है, बहुत सा युवा आज बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आ गया है, लेकिन रोजगार नहीं है, उसे उसके रोजगार को खत्म कर दिया गया है। मैं ये कहता हूं कि आप रोजगार दें, रेगुलर बेसिस पे रोजगार दें। एक तरफ आप आउटसोर्स कर्मचारी बना रहे हो, वो लगातार ठेकेदारों के हाथों से शोषित हो रहे हैं। दूसरी तरफ नीतियां इस तरह की आ रही है, आप जो मल्टी टास्क वर्कर लगा रहे हो मात्र 4500 रुपए में। और मेरी माता बहन, वो जो कोई प्रेग्नेंट है, कोई गर्भवती है, कोई बूढ़ी है, कोई नई है, उसकी पीठ के ऊपर आप 50 किलो का सीमेंट का कट्टा लाद कर उसे खचरिया घोड़ा समझकर आप जुड़ा रहे हैं। ये कौन सी भर्ती प्रक्रिया है? इसमें भी सवाल उठाने पड़ेंगे। अन्यथा अगर हम आवाज नहीं खोलेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली नस्लें हमारी गूंगी बहरी पैदा होगी। इसलिए गलत बोलना, गलत को विरोध करना, ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, इसीलिए लोकतंत्र को माना गया है। अब मैं ज्यादा न बोलता हुआ एक बार पुनः आप सब लोगों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें सुना और आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में किसानों, बागवानों, नौजवानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों की किसी भी किस्म की आवाज को बुलंद करने के लिए सदैव आपसे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। अंत में मैं एक और बेहतरीन अपील करना चाहूंगा आपसे कि मैं लगभग सभी क्षेत्रों में गया, तो मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कितनी खींचातानी, भाई एक माँ बाप के दो भाई, वो लगातार आपस में बातचीत नहीं है। कहीं ना कहीं चाचा ताया, कहीं ना कहीं मामा भांजा, बड़ी खींच में है। इस राजनीति में बिल्कुल मत फंसना। राजनीति 4 दिन की है, चुनाव 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। मेरा क्षेत्र, मेरे ये जलोग पहाड़ का क्षेत्र है, मेहमानवादी भाईचारे के लिए जाना जाता है। निश्चित तौर पर आप अपना स्वार्थ खत्म ना करें। राजनीतिक नेता अपना रोटी सेकेंगे, लेकिन आपका घर अगर बर्बाद हो गया तो निश्चित तौर पर वो सदियों आने वाली जनरेशन तक बर्बाद होता रहेगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना भाईचारा मत खोना, आप अपने भाईचारे को अपना रखना। हो सकता है वैचारिक मतभेद हो सकता है मेरा अंकुश भाई से वैचारिक मतभेद हो सकता है इनका मेरे साथ वैचारिक मतभेद हो, लेकिन जो मेरे पारिवारिक रिश्ते अंकुश भाई आपके साथ है वो सदैव बने रहने चाहिए। माधवराव सिंधिया, विजयराजे सिंधिया माँ और बेटा थे, एक जनसंघ को रिप्रेजेंट करते थे, एक कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता था। लोकसभा के बटन पर दोनों अलग अलग दीर्घा में बैठते थे, लेकिन घर में माँ और बेटे की तरह रहते थे। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन चाचे और भाई और मामा और भांजे का भेद भी होगा। इसी अपील के साथ मैं एक बार आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना। इसके लिए मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। जय एकता, जय संघर्ष, जय भारत।